हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 हंटर्स एंड गैदरर्स द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है द स्टोन एज। तो स्टोन एज स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा सा अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि जो पहले अर्थ कैसी थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हुई, कैसे चेंजेस हुए यहाँ पे। तो अगर पहले की बात करें तो अर्थ सबसे पहले क्या थी, एक आग का गोला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म थी, एक आग के गोले की तरह थी। धीरे धीरे ये अर्थ ठंडी हुई, ठंडी होने लग गई। ठंडी होके क्या हुआ, ठंडे होने से ये आपस में सेपरेट होने लग गई। सेपरेट हुई, सेपरेट होने के बाद जिससे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सारे फॉर्म हुए। तो हमारी अर्थ जो है बिल्कुल ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद ये कॉन्टिनेंट्स में सेपरेट हुई और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे यूनिसेलुलर सेल्स का जन्म हुआ। जो छोटे छोटे प्लांट्स थे या छोटे छोटे एनिमल्स थे उनका जन्म हुआ, वो अपने आप यहाँ पे होना, जनरेट होना स्टार्ट हो गए धीरे धीरे। इसके बाद ये यूनिसेलुलर सेल्स के बाद धीरे धीरे क्या हुए, जो बड़े एनिमल्स थे या बड़े प्लांट्स, अर्थ में थोड़ी सी ग्रीनरी बढ़ी, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा। जैसे पहले पूरा अर्थ आइस से कवर्ड था तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा जिससे ग्रीनरी बढ़ गई। ग्रीनरी बढ़ने से जो स्पीसीज़ है वो भी चेंज हुई। बड़े एनिमल्स या बड़े प्लांट्स, बड़े ट्रीज़ भी यहाँ पे धीरे धीरे होने लग गए अपने आप। और उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमंस का जन्म। जो अर्ली ह्यूमंस थे उनका बर्थ हुआ धीरे धीरे। प्लांट्स के बाद, एनिमल्स के बाद अर्ली ह्यूमंस का जन्म हुआ। तो ह्यूमंस को हमने सेपरेट कर रखा है कुछ इस तरीके से, इस पार्ट्स में ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, सेकंड होमो हैबिलियस, थर्ड होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड लास्ट होमो सेपियंस सेपियंस। हम जो हैं अभी, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इसमें आते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस में। आप अगर देखेंगे इमेज के थ्रू तो क्या हुआ, पहले जो ये थे, पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे इनका फेस एनिमल की तरह था। मतलब इनका जो ये सर था, ये सर का पार्ट छोटा है, ये जॉ पार्ट ये बिल्कुल लंबा सा था। धीरे धीरे जॉ पार्ट आप देखेंगे कि सर का साइज जो है, ये वाला पार्ट ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया और ये पार्ट इनका कम होते गया। और कम होने के बाद लास्ट में, मतलब जो इनके दिमाग का साइज़ है, ब्रेन का साइज़ है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। और लास्ट में जो स्पीसीज़ अभी हम फिलहाल में है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। ये जो अभी हमने सारी बातें कही ये कितने टाइम पहले की थी, लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इस टाइम की हम बात कर रहे हैं। इस टाइम में ये सब कुछ था कि अर्थ बिल्कुल ठंडी थी। टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे टाइम कम होते गया और अर्थ में चेंजेस होते गए, एनिमल्स, प्लांट्स और उसके बाद ह्यूमन स्पीसीज़। अब देखिए, अब क्या है कि हम इस टाइम को स्टोन एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पास्ट के जो चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, किन एविडेंसेस से पता चला, तो उस टाइम के जो टूल्स मिले थे या बोन्स मिले थे, उन चीज़ों से पता चला था हमें पास्ट के बारे में। तो सबसे पहले अफ्रीका जो है, अफ्रीका में खुदाई हुई, ये था लगभग 26 लाख ईयर्स अगो। अफ्रीका की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ खुदाई हुई थी लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स अगो या 26 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, इस टाइम खुदाई हुई और यहाँ पे जो पता चला हाँ कि अर्ली ह्यूमंस थे। और इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, तो जो बोन्स मिले हैं यहाँ से, एविडेंसेस में बोन्स मिले, उनसे पता चला कि हाँ यहाँ पे इस टाइप के एनिमल्स थे या इस टाइप के ह्यूमन बींग्स थे, ऐसी स्पीसीज़ थी। धीरे धीरे क्या हुई, अदर कंट्रीज़ में भी खुदाई होने लग गई, लोग इसके बारे में जानने लग गए। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ये टाइम पीरियड माना जाता है, ये माना जाता है लगभग 3 लाख ईयर्स अगो। 3 लाख ईयर्स अगो ऐसा माना जाता है कि इस टाइम से स्टोन एज स्टार्ट हुआ था, या जो अर्ली ह्यूमंस थे वो इस टाइम से पाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, खुदाई हुई और महाराष्ट्र से जो एविडेंसेस मिले उससे ये प्रूव हुआ, उससे ये पता चला कि इंडिया में भी लगभग 20 लाख ईयर्स अगो या 2 बिलियन ईयर्स अगो ये जो थी खुदाई हो, मतलब ये जो थे अर्ली ह्यूमंस यहाँ पे भी पाए जाते थे। ये स्टोन एज की शुरुआत तब से हो चुकी थी इंडिया में भी। अब देखिए, स्टोन एज जानने से पहले हम ये एक बार जान लेते हैं कि डेट जो थे उस टाइम में कैसे डिसाइड की जाती थी। वैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उस टाइम क्या था। ये जो कैलेंडर यूज़ किया जाता था ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसे बाकी नॉर्मल पीपल ने भी अडॉप्ट किया और फिर ये जनरल लोगों में भी यूज़ होने लगा ये कैलेंडर। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या था, जो जीसस क्राइस्ट था उनका बर्थ ईयर उसे 0 माना गया, उस टाइम को 0 माना गया। और उसके बाद के जो भी पीरियड थे, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो
2020 CE या फिर AD। AD मीन्स एनो डोमिनी, CE कॉमन एरा। इस तरीके से बोला गया कि उसकी बाद की जो भी घटनाएं होंगी वो होंगी कॉमन एरा। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि उसके पहले कोई घटनाएं नहीं हुई होंगी, उसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा। तो उसके पहले की जो भी घटनाएं थी उसे बताया गया BCE, बिफोर कॉमन एरा, कि बिफोर कॉमन एरा से पहले की ये सारी घटनाएं हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2020 साल पहले ये घटनाएं हुई थी, तो मैं कैसे बताऊंगी? 2020 BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इस तरीके से डेट डिसाइड करते थे उस टाइम में। तो ये कैलेंडर पहले तो सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए था, धीरे धीरे इसे नॉर्मल पीपल ने भी अडॉप्ट कर लिया। अब जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो द स्टोन एज, उसके बाद पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड कैल्कोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, आप देखिए सारे वर्ड्स में लिथिक सेम है ना। तो पैलियो मीन्स होता है ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज पैलियोलिथिक एज में। उसके बाद मेसोलिथिक एज, इस टाइम में क्या हुआ, जो चीज़ों को अच्छी तरह से ये किया गया कि देखा गया, समझा गया कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। और मीज़ो वर्ड का मतलब होता है मिडिल, तो मिडिल स्टोन एज जो है उसे मीसोलिथिक एज कहा गया। और थर्ड हमारा आता है नियोलिथिक एज, तो नियो मीन्स नया, न्यू। तो न्यू स्टोन एज जो है उसे नियोलिथिक एज कहा गया। अब कैल्कोलिथिक एज में यहाँ पे कॉपर का यूज स्टार्ट हो गया था, इसीलिए इसे कैल्कोलिथिक एज बोला गया। देखिए, अगर पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज की बात करें तो वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हो चुका था। जैसा कि मैंने बताया, पहले माना जाता था इंडिया में कि 3 लाख ईयर्स अगो ही ओल्ड स्टोन एज स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन्स हैं वो पाए गए होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो हम महाराष्ट्र में खुदाई हुई और उससे जो हमें एविडेंसेस मिले, उससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे भी, इंडिया में भी 20 लाख साल पहले या फिर 2 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे भी अर्ली ह्यूमंस थे और यहाँ पे भी स्टोन एज की शुरुआत तब से हो चुकी थी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 12,000 ईयर्स अगो तक, ठीक है, 20 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक ये रहा पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन पीरियड। उसके बाद 12,000 ईयर्स अगो से लेकर 4,000 ईयर्स अगो यहाँ पे जो बाकी और सारे पीरियड्स थे, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, ये सारे इस पीरियड में रहे हैं। अब अर्ली ह्यूमन की बात करें तो अर्ली ह्यूमन क्या थे कि मिलियन ईयर्स अगो उनका एग्जिस्टेंस जो था अर्थ में, अर्ली ह्यूमंस का नहीं था। पहले एनिमल्स थे, जो चिंपैंजीज थे वो थे। ये आप सबने मतलब पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं या सुन रखा होगा बचपन से। तो चिंपैंजीज थे, उन लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी बिल्कुल इस तरीके से थी कि वो क्या करते थे, फूड के सर्च में, अपने खाने की खोज में इधर उधर घूमते थे। उनका कोई परमानेंट शेल्टर नहीं था। वो बस जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको, क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे जो चेंजेस हुए थे अर्थ में, तो एनिमल्स या प्लांट्स इस तरीके से आ चुके थे, मतलब जो धरती थी वो हरी भरी हो चुकी थी। तो ये क्या करते थे, बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको, उनकी हंटिंग करते थे और उन्हें मार कर खाते थे, कच्चा ही खाते थे। इसके अलावा ये क्या करते थे, प्लांट्स के रूट्स या फिर फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो खाते थे। अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ये क्या करते थे, जो ट्रीज़ के लीव्स हैं या फिर जो पेड़ों की छाल होती है उनसे अपनी बॉडी को कवर करते थे, या जो एनिमल्स को ये मारते थे उनकी स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। और अगर इनके रहने की बात करें तो जनरली जो रॉक शेल्टर्स है उनके नीचे गुफाओं में मतलब ये रहते थे। अब जैसे कि देखिए, स्टोन एज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि स्टोन एज जो था वो लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 ईयर्स अगो तक का माना जाता है। और स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम जो टूल्स बने थे, टूल्स मिले हैं हमें खुदाई में, वो स्टोन के बने हुए थे ज़्यादातर, इसलिए इसे स्टोन एज बोला गया। और उसके बाद हमने स्टोन एज को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, ये भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट या तो पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, सेकंड मीसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, थर्ड नियोलिथिक एज या न्यू स्टोन एज, और फोर्थ लेटर या कैल्कोलिथिक एज या कॉपर स्टोन एज, इस तरीके से। अब पैलियोलिथिक एज को हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, 3 पीरियड्स में हम पैलियोलिथिक एज को डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स, जो इसका फर्स्ट होगा वो होगा अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड लेटर या अपर पैलियोलिथिक एज।
देखिए, जो अर्ली पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इस एज में क्या था, जो टूल्स बने हुए थे वो काफ़ी हैवी थे, काफ़ी बड़े बड़े टूल्स थे। जैसे स्टोन के टूल्स तो बना लिए थे अर्ली ह्यूमंस ने, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े थे। हैंड एक्स वगैरह इसमें आते हैं। हैंड एक्स मतलब ये आप इमेज देख रहे होंगे, इसमें जो इमेज दिखाई गई है मतलब इस तरीके से हाथों से पकड़ कर और किसी चीज़ को तोड़ना। तो इस तरीके से जो हम टूल यूज़ करते थे वो था अर्ली पैलियोलिथिक एज में। धीरे धीरे क्या हुआ, मिडिल पैलियोलिथिक एज आया, उसमें टूल्स में भी चेंजेस हुए, टूल्स थोड़े से हल्के हुए और टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ मिडिल पैलियोलिथिक एज में। नेक्स्ट जो है न्यू पैलियोलिथिक एज या अपर पैलियोलिथिक एज या फिर लेटर पैलियोलिथिक एज ये भी बोला जाता है। तो यहाँ पे टूल्स जो थे वो थोड़े से और ज़्यादा शार्प हुए, टूल्स जो शार्प हुए और एनिमल्स का साइज भी क्या हुआ, छोटा होता गया। पहले जो काफ़ी हैवी बड़े ही एनिमल्स होते थे, धीरे धीरे एनिमल्स की और स्पीसीज आई, छोटे एनिमल्स भी पाए जाने लगे और इन छोटे एनिमल्स की स्पीड क्या होती थी, तेज़ होती थी। अब ये इतनी तेज़ भागते थे तो इसके लिए इनके जो टूल्स थे जिससे ये एनिमल्स को मारते थे, तो इनको क्या और शार्प टूल्स की ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपने टूल्स में भी चेंजेस किए। पहले जो हैवी टूल्स था उसी की हेल्प से इन्होंने फिर धीरे धीरे छोटे टूल्स बनाए। ये सब हुआ लेटर पैलियोलिथिक एज में या फिर तब तक मीजोलिथिक एज, इन दोनों के बीच की बात है ये। लाइफ ऑफ अ पैलियोलिथिक मैन, ये बात कर लेते हैं कि पैलियोलिथिक एज में मेन क्या क्या चीज़ें हुई। तो जैसा कि सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये हमने देख लिया कि उनकी जो, अब अगर पैलियोलिथिक एज में एज मेन चेंजेस क्या क्या हुए, तो वो देखिए सबसे पहले सोर्सेज कि किसकी सोर्स से हमें पता चलता है पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज जो है मेनली आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पे है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो भी मिले थे, जो भी खुदाई से हमें जो चीज़ें मिली थी, बोन्स मिले थे, टूल्स मिले थे, इन सारी चीज़ों से, इन सारे एविडेंसेस से हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में पता चलता है, जिसमें आर्टिफैक्ट्स, स्केलेटल ऑफ रिमेन्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये सारी चीज़ें, एनिमल्स ह्यूमन्स सबके बोन्स, सबके स्केलेटल वगैरह, ये सारे हमें एविडेंसेस में मिले थे। तो इन सभी सोर्सेज से हमें पता चलता है पैलियोलिथिक एज के बारे में या ओल्ड स्टोन एज के बारे में। सेकेंड चीज़ है साइट्स। साइट्स किसे बोलते हैं, तो जिस चीज़ों से ये सारे एविडेंसेस जिस जगह से हमें मिले हैं उन्हें हम साइट्स बोलेंगे। ये जो सारे टूल्स हैं, कुछ फिनिश्ड कुछ अनफिनिश्ड, मतलब देखिए जो टूल्स वो लोग बनाते थे तो ऐसा थोड़ी ना है कि सारे परफेक्ट शेप में एक ही बार में बन जाते होंगे, कुछ ख़राब भी होते होंगे तो वो उन्हें फेंक देते थे। फिनिश्ड टूल मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जिन जगहों से मिली हैं उन जगहों को हम बोलते हैं साइट्स। अब ये साइट्स के एग्जांपल हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं, हुंसगी से मिले हैं, ये कर्नाटक में है। उसके बाद बेचवल वैली, ये भी कर्नाटक में है। सोन रिवर वैली जो कि पाकिस्तान में मिला है। उसके बाद पक्कम, ये चेन्नई के पास से, इन सब जगहों से जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं। तो इन सब जगहों को हम साइट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है टूल्स एंड वेपन्स। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे टूल्स यूज़ करते थे, क्रूड स्टोन टूल्स यूज़ करते थे जो काफ़ी बड़े होते थे शेप में, और ये ऊपर से तो ऐसे गोल से होते थे और नीचे से पेने तीखे ऐसे होते थे ये टूल्स। इसे हाथों से ऐसे पकड़ के तब यूज़ किया जाता था, तोड़ा जाता था किसी चीज़ को या शेप दिया जाता था इस तरीके से। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए धीरे धीरे टूल्स में भी चेंजेस किए। उसके बाद जो उनके टूल्स थे वो थोड़े हल्के हो गए और उन्होंने फिर क्या किए, कौन कौन से टूल्स बनाए, जैसे एक्स हेड्स बनाया, हैमर्स, चॉपर्स, ये सारे टूल्स उन्होंने बनाए। और ये जो है ये बड़े जो उनके पहले के टूल्स थे उन्हीं की हेल्प से बाद के और भी टूल्स बनाए गए थे। और स्टोन टूल्स जो है वो टू टाइप्स के थे, कोर टूल्स एंड फ्लैग टूल्स। कोर टूल्स जो हैवी टूल है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम किसी टूल से दूसरी चीज़ पे वार कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को पैना कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको शेप देने में कुछ पत्थर, उसके जो कुछ पार्ट हैं वो टूट टूट के नीचे की ओर गिरेंगे। तो वो जो नीचे गिरेंगे पार्ट उन्हें बोला जाता था फ्लैक्स या फ्लैक्स टूल्स। अब टूल्स के अलावा उन्हें बाकी चीज़ों की भी उतनी नॉलेज नहीं थी, एग्रीकल्चर वगैरह की, कि हाँ कैसे खेती की जाती है या फूड या प्लांट्स कैसे ग्रो किए जाते हैं। तो वो क्या करते थे, बस एनिमल्स की हंटिंग करते थे। एनिमल्स की हंटिंग वो किन किन चीज़ों के लिए करते थे, अपने खाने के लिए तो करते ही थे, साथ में जो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, मतलब कपड़े के लिए जो है वो एनिमल्स का यूज़ करते थे।
और हर्डिंग के लिए भी, कि सामान को जैसे वो क्या करते थे, किसी एक प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता था कि वो वहाँ के एनिमल्स मार के खा रहे हैं, वहाँ के प्लांट्स भी, कच्चे प्लांट्स भी जो हैं, रूट्स वगैरह ये सब खा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो क्या करते थे, वो प्लेस चेंज कर देते थे, बाद में वहाँ से उठ के कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो जाते थे। तो इन चीज़ों में, इस माइग्रेटिंग में उन्हें एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए भी वो एनिमल्स का यूज़ करते थे। अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोर टूल्स, तो कोर टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जब वो बड़े जो पहले उनके क्रूड टूल्स होते थे, उनसे शेप दे दे के जो वो टूल्स बनाते थे वो थे कोर टूल्स। और उसके बाद शेप देने में जो छोटे छोटे पार्ट्स टूल्स के गिरते थे कट के, वो थे फ्लैग टूल्स। अब डिफरेंट वेज ऑफ चिपिंग स्टोन, मतलब वो किस किस वे से जो शेप कैसे देते थे, जो दूसरे वो स्टोन्स बनाते थे, कौन कौन से मेथड यूज़ करते थे, तो वो मेथड हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड था वो था हैमरिंग स्टोन्स। तो हैमरिंग स्टोन्स में जो टेक्निक यूज़ होती थी, जो फर्स्ट मेथड था वो था हैमरिंग स्टोन, और हैमरिंग स्टोन में जो टेक्निक यूज़ होती थी उसे बोलते थे प्रेशर फ्लैकिंग। ठीक है, प्रेशर फ्लैकिंग। तो इस मेथड में क्या होता था कि वो क्या करते थे कि किसी हार्ड टूल से, जो स्मॉल टूल्स मतलब या जो दूसरा किसी पत्थर है, स्टोन, उस पर क्या करते थे, प्रेशर देते थे, और प्रेशर से फिर उसकी शेप बनाते थे। टू टाइप्स के मेथड यूज़ किए जाते थे, एक तो डायरेक्ट मेथड और हैमरिंग, एंड सेकंड था इनडायरेक्ट मेथड और प्रेशर फ्लैकिंग। तो डायरेक्ट मेथड क्या था कि मान लीजिए जो उन्होंने शेप बनाया, एक तो वो हो गया कि एक पुराने स्टोन से, पुराने टूल से उन्होंने दूसरे स्टोन पे मतलब ये किया, प्रेशर दिया और उससे एक टूल बनाया, तो वो तो हो गया डायरेक्ट मेथड और हैमरिंग। सेकंड में क्या करते थे कि जैसे मैंने बताया फ्लैग टूल्स जो बनते थे, कि मतलब एक किसी पे हम ये कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, तो उसके जो पार्ट छोटे छोटे टूट के गिर रहे हैं, वो भी फिर ये टूल्स की तरीके से यूज़ करते थे, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्ट्स गिर रहे हैं उनकी भी तो कुछ ना कुछ शेप होगी, और वो और छोटे होते थे, तो इसलिए इन्हें अपने आप इजीली मतलब दूसरे टाइप के भी टूल्स मिल जाते थे जिन्हें इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड और प्रेशर फ्लैकिंग, कि मतलब एक टूल बनाते वक्त अपने आप जो फ्लैक्स जो गिर रहे हैं उसको टूल्स की तरह यूज़ करना। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, आर्ट उस टाइम का ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस के आर्ट्स बहुत अच्छे थे। जो एविडेंसेस मिले हैं, जो केव्स में इनके जो मतलब पेंटिंग्स या ड्राइंग्स मिले हैं, केव ड्वेलिंग बोलते हैं इस मेथड को, जो वो ड्राइंग करते थे केव्स में, तो उस मेथड को बोलते हैं केव ड्वेलिंग्स। तो वो जो हमें मिले हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे, इनका आर्ट बहुत अच्छा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये क्या करते थे कि जब हम कोई आर्ट बनाते हैं, अब देखना कोई आर्टिस्ट होता है तो वो क्या करता है कि उसके मन में जो इमेजेस चल रही होती है वो उसका आर्ट बनाता है। तो सेम इसी तरीके से अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, ड्रॉ करते थे। और जब वो ड्रॉ करते थे तो वो क्या चीज़ें ड्रॉ करते थे, जो ज़्यादातर एविडेंसेस मिले हैं वो इस तरीके के मिले हैं कि किसी एनिमल के पीछे भागता हुआ एक आदमी, या फिर है ना हंटिंग करते हुए आदमी की इमेजेस, ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा बनाते थे, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल वैसी ही थी। उनकी लाइफ में वही था कि वो बस हंटिंग कर रहे हैं और उनके आसपास एनिमल्स, प्लांट्स और वो खुद, बस इतना ही सब कुछ है। तो इसलिए जो उनके आर्ट्स थे वो भी इसी तरीके से थे। और इसके एविडेंसेस जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं अल्टामीरा जो भी स्पेन में है, और एक भीमबेटका भी काफ़ी फेमस है इन सब चीज़ों के लिए। भीमबेटका से भी इसके एविडेंसेस मिलते हैं। भीमबेटका जो है वो इसके अलावा फैक्ट्री साइड के लिए भी बहुत फेमस है। भीमबेटका में जो ये स्टोन्स वगैरह बनते हैं उसकी भी साइट थी, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोन बनाए जाते थे, तो इसके लिए भी भीमबेटका फेमस है। अब जो वो अपनी पेंटिंग्स में कलर यूज़ करते थे, वो कलर मोस्टली कौन से होते थे, रेड, ग्रीन, वाइट एंड ऑक्रे। रेड कलर्स उस टाइम जो स्टोन होते थे, मतलब जैसे स्टोन के कलर्स भी अलग अलग कई टाइप के स्टोन्स होते हैं, तो उससे ही वो कुछ कुछ ड्रॉ करते थे कैव्स पे। तो रेड कलर्स उससे, और ग्रीन कलर जो जैसे पेड़ों की लीव्स है उससे वो मतलब कुछ कलर फिल करते थे इस टाइप से। उसके बाद ये जो ऑक्रे होता है, ये होता है गेरुआ रंग, रेड एंड ब्राउन का मिक्सचर, गेरुआ रंग। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कलर्स बनाते थे वो भी स्टोन्स को पीस के, और उसमें कुछ ऐसे जो ये रेजिन वगैरह होते हैं प्लांट से जो मिलते हैं, वो लिक्विड टाइप का कुछ उसमें मिला के, और तब वो कलर्स बनाते थे और उस कलर से ड्रॉ करते थे।
अब अगर लेटर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो लेटर पैलियोलिथिक एज आते आते क्या हुआ था, ऐसा माना गया था कि डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी थी, आग की खोज इन लोगों ने कर ली थी। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, राख मिलता हुआ है, एशेस मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम तक आग की खोज हो चुकी थी। अब इन्होंने कैसे की होगी कि, तो ये एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है इन्होंने मतलब जैसे जंगल की आग देखी, कहीं पे अपने आप आग लगी है, तो इन्होंने धीरे धीरे ये अनुमान लगाया कि किस तरीके से ये आग लगी, कैसे दो पेबल्स आपस में टकरा रहे हैं तो उससे चिंगारी जनरेट हो रही है, तो इससे भी इन्हें अनुमान लगा कि हाँ ऐसे आग जनरेट किया जा सकता है। या फिर क्या होता था कि चट्टानें जब टूट रही हैं ऊपर से, ऊपर की तरफ से लुढ़क रही हैं, तो उनमें प्रेशर मतलब आपस में क्या होता था, घर्षण होता था दो स्टोनों के बीच, या फिर दो बड़ी बड़ी जो चट्टानें गिर रही हैं उनके बीच में घर्षण होता था, उससे भी जो चिंगारी जनरेट हुई, तो उससे इन्हें पता चला होगा कि हाँ इस तरीके से फायर जनरेट हो सकती है। और फिर क्या हुआ, ये तो फायर जनरेट करने का तरीका था। अब कई बार जैसे पहले जंगलों में आग लग जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, जो उसके जो फ्रूट्स वगैरह होते थे पहले, वो उन्होंने जब खाए तो उन्हें उससे ज़्यादा टेस्टी लगा जो वो पहले खाते थे। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, इसे पकाना स्टार्ट किया, चीज़ों को पकाना स्टार्ट किया। जो एनिमल्स वो कच्चे खाते थे उन्हें पका के खाने लगे, जो प्लांट्स जो फ्रूट्स वो कच्चे खाते थे उन्हें धीरे धीरे उन्होंने पकाना स्टार्ट किया। तो डिस्कवरी ऑफ फायर ऐसे हुई। डिस्कवरी ऑफ फायर, अब वो फायर का यूज़ किस किस चीज़ों के लिए करते थे, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए फायर का यूज़ करते थे। सेकंड चीज़ क्या है, गर्मी के लिए, लाइटिंग के लिए, जो ठंड में उन्हें थोड़ा हीट मिल सके, इस चीज़ के लिए वो फायर का यूज़ करते थे। फिर जैसे उन्हें टेस्ट लगा तो वो चीज़ों को पकाने, मतलब मीट पकाने में या और भी चीज़ें पकाने में वो इसका यूज़ करने लगे, फायर का यूज़ करने लगे। और रात के अंधेरे को दूर करने के लिए भी वो फायर का यूज़ करते थे। अब इन्वेंशन ऑफ व्हील, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम तक, लेटर पैलियोलिथिक एज तक, इन्वेंशन ऑफ व्हील भी हो चुका था। अभी जैसे व्हील पाए जाते हैं वैसे तो नहीं, लेकिन उस टाइम के जो व्हील होते थे वो पेड़ों के या तो स्टोन से या फिर पेड़ों के जो ट्रंक्स होते हैं उसके बने हुए व्हील का यूज़ वो लोग करते थे उस टाइम तक। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेसोलिथिक एज नेक्स्ट टॉपिक से। थैंक यू।